हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों थोड़े से तकनीकी व्यवधान के कारण थोड़ा सा है जो क्लास देरी से प्रारंभ हो रही है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ जी, तनिषा जी का स्वागत है। गुड इवनिंग तनिषा जी, कैसे हो? क्लास थोड़ी सी विलम्ब से प्रारंभ हो रही है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अपन जो सेकेंड ग्रेड के सॉल्व पेपर हैं, जो सिखवाल की पुस्तिका है, सिखवाल का जो ये आप पुस्तक यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 29 सॉल्व पेपरों की इस पुस्तक का सॉल्यूशन यूट्यूब पे के माध्यम से आप के लिए करवाया जा रहा है। उस क्लास को प्रारंभ करते हैं, उस मैराथन क्लास को है जो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। आज कौन सा पेपर है? आज है जो दोस्तों आपके द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 29 जनवरी 2023 को आयोजित पेपर जो संस्कृत शिक्षा विभाग का था, ग्रुप डी का पेपर है जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। ग्रुप कौन सा है? डी का पेपर है जो पढ़ने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को और आज के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? दोस्तों मत्स्य संघ का गठन किया गया, मत्स्य संघ का गठन किया गया। हाँ जी, कियारा वर्मा का स्वागत है। कैसे हो कियारा जी? सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और क्लास को शेयर कर दो, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दो और क्लास को लाइक तो कर ही दोगे आप। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से सम्मिलित कौन है जो नहीं था? दोस्तों जब 18 मार्च, कब दोस्तों? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ। प्रधानमंत्री कौन बना उसका? प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? उस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। शोभाराम कुमावत को है जो बनाया गया। शोभाराम कुमावत को उस का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आपको यहाँ पे ये पूछा है कि शोभाराम कुमावत जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें से इनमें से कौन शामिल नहीं था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ या प्रेम नारायण माथुर, इनमें से कौन शामिल नहीं था? ये है जो आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिए दोस्तों। हाँ जी, आप तो इसमें कौन शामिल नहीं था? प्रेम नारायण माथुर साहब हैं जो इसमें शामिल नहीं थे, बाकी सभी हैं जो ये शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है? कूदन हत्याकांड हुआ था दोस्तों। एक जो सीकर के प्रशासक थे कैप्टन बेब से सीकर का प्रशासन चला नहीं, तो उन्होंने बोखला करके कूदन गांव में है जो अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तो वह है जो घटनाक्रम किस किसान आंदोलन से संबंधित था? सीकर किसान आंदोलन से संबंधित था। डी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा? डी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। सीकर की यह घटना है, कूदन का कांड 25 मई 1935 की घटना है। कब है दोस्तों? आपके 25-26 मई 1935 की यह घटना है, ध्यान में रखना। सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। कैप्टन बेब द्वारा है जो यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया दोस्तों। जी बिल्कुल, कियारा वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नागणेशी माता का मंदिर कहां पे स्थित है? नागणेशी माता का मंदिर, राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता का मंदिर कहां स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। क्या जयपुर में है, बाड़मेर, जालोर या जोधपुर? 4 विकल्प हैं आपके सामने। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जबरदस्त। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, आपको बताना है कि नागणेशी माता का मंदिर कहां पे स्थित है। नागणेशी माता का मंदिर क्या बाड़मेर में स्थित है या जोधपुर में स्थित है? दोस्तों नागणेशी माता का मंदिर बाड़मेर में भी स्थित है। बाड़मेर के कल्याणपुर के नागाना गांव में नागणेशी माता का मंदिर स्थित है। परंतु दोस्तों जोधपुर के मंडोर में भी नागणेशी माता का मंदिर स्थित है। तो यह प्रश्न क्या हो गया? यह प्रश्न बाउंस मार गया, यह प्रश्न गलत हो गया। इस प्रश्न में 2 आंसर हो गए, बाड़मेर भी हो गया, जोधपुर भी हो गया। बाड़मेर के नगाड़ा में कल्याणपुर का जो नगाना गांव है, बाड़मेर के कल्याणपुर का जो नगाना गांव है उसमें नागणेशी माता का मंदिर है। और मंडोर में भी, जोधपुर के मंडोर में भी नागणेशी माता का मंदिर है। 2 आंसर हो गए, तो यह प्रश्न गलत हो गया। बिल्कुल कियारा वर्मा कह रहे हैं बाड़मेर में तो है ही है, परंतु दोस्तों जोधपुर में भी तो मंदिर है। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है। प्रश्न के आंसर 2 हो गए, तो इस प्रश्न को स्किप करते हुए अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं।
सिलह का टीला, सिलह का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? किस दुर्ग को चिल्ह का टीला या चील के टीले के नाम से जाना जाता है? पहले है जो उसे चील के टीले के नाम से जाना जाता था, मतलब जहां पे दुर्ग बना उसे है जो इस नाम से जाना जाता था। तो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? मैं आपको हिंट दे देता हूं। इसके अंदर माधो सिंह ने अपनी 9 गर्लफ्रेंडों के लिए 9 एक जैसे महल बनाए थे। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसे 1734 ईस्वी में 1734 ईस्वी में मराठों के डर से, मराठों से सुरक्षा पाने के लिए सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया। किसे बनाया गया? सवाई जय सिंह द्वारा है जो इसे बनाया गया। कब बनाया गया? 1734 ईस्वी में बनाया गया। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसमें माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, अपनी 9 गर्लफ्रेंडों के लिए 9 एक जैसे महल भी बनाए थे। बिल्कुल जयगढ़, जयगढ़ आंसर आ रहा है। जयगढ़ बिल्कुल सही आंसर आया है कियारा जी का। ए विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। ए विकल्प है जो सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, दिनेश माली, बिल्कुल स्वागत है दिनेश जी, कैसे हो आप? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं था? बीकानेर चित्र शैली से जिसका संबंध नहीं था वो चित्रकार कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित अली राजा भी थे, हमीद भी थे, अहमद भी थे। तो पीछे कौन रह गए? साहिब राम रह गए। ये साहिब राम कहाँ के थे? ये साहिब राम जयपुर के थे। कहाँ के थे दोस्तों? ये साहिब राम जयपुर के थे। जयपुर के ईश्वर सिंह के समय आदमकद चित्रों को बनाने का प्रचलन किसने किया था? साहिब राम जी ने ही किया था। ईश्वर सिंह का सुप्रसिद्ध आदमकद चित्र किसने बनाया था? साहिब राम जी ने ही बनाया था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्लास से, वो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहे और आंसर देते रहे। शेयर करो नहीं करो वो आपकी मर्जी, परंतु आंसर तो देते रहो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। ये जो आभूषण दे रखे हैं आपको ऑप्शन में, उनमें से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, हाँ, जयपुर के आदमकद, बिल्कुल दिनेश माली सही आंसर दे रहे हैं। कियारा वर्मा का भी बिल्कुल सही आंसर आ गया। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान का आभूषण है? कान के आभूषण को चिन्हित करना है तो कहां का हो गया? सुरलिया कहां का हो गया भाई? सुरलिया कान का हो गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि मटरमाला कहां का आभूषण है, तकैया कहां का आभूषण है और मूंदड़ी कहां का आभूषण है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, देखे कौन बता पाता है। हाँ जी, कियारा वर्मा का ये आंसर आया, बिल्कुल सही है। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले एक हल्की सी जानकारी है आपके लिए। जो सेकंड ग्रेड के पेपर आयोजित होने जा रहे हैं 30 जुलाई को, उन पेपरों की में तैयारी आपकी तंदुरुस्त हो, तैयारी आपकी दुरुस्त हो, इसलिए सिखवाल ने क्या किया है, आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। जब आप ये 99 रुपए का ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे, यदि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, आपको टीचर के गाइडेंस की जरूरत है, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। उसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। कितने पेपर होंगे टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों? 11 या 15 पेपर हैं, यहाँ पे उल्लेखित नहीं है, तो 15 पेपर हैं जो आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं। तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से सिखवाल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? क्या संक्रिया नृत्य भीलों से संबंधित है? क्या गरासियों से, कालबेलियों से या गुजरों से? तो दोस्तों संक्रिया, इंढोनी, पणिहारी, ये सभी नृत्य किसके हैं? कालबेलियों के हैं। किसके हैं दोस्तों? कालबेलियों के हैं। सी विकल्प है जो सही हो जाता है। हाँ जी, सी विकल्प है जो सही हो जाता है। बिल्कुल दिनेश माली जी सही आंसर दे रहे हैं। मटरमाला गले का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कियारा वर्मा। हाँ जी, कालबेलिया बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बहुत सही सही आंसर दे रहे हो। बाकी विद्यार्थी आप भी आंसर देते रहो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? शानदार सवाल है दोस्तों। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? जो जैन ग्रंथ है नेमिनाथ बारहमासा, उसे किसने लिखा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके रचयिता कौन है? पल्हड़ हैं। कौन है दोस्तों? पल्हड़ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिनेश माली जी सही आंसर दे रहे हैं। प्रियंका जी का भी बिल्कुल सही आंसर है जो प्राप्त हो रहा है। कालबेलिया, बिल्कुल प्रियंका जी, दिनेश माली जी, क्यारा वर्मा, सभी का सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चारण सर जाए से क्या अभिप्राय है? चारण सर जाए से क्या अभिप्राय है? क्या ये करणी माता की स्तुतियां हैं? क्या चारण लोकगीत हैं? क्या चारण आख्याएं हैं? क्या चारण उत्सव हैं? क्या है दोस्तों? यह करणी माता की स्तुतियां हैं दोस्तों। चारण जाति की आराध्य देवी करणी माता, जिसका मंदिर कहां पे स्थित है? देशनौक में है। कहां पे है स्थित है? देशनौक बीकानेर में है जो इनका मंदिर स्थित है। सफेद चूहों के लिए जानी जाती हैं। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा है जो कहा जाता है। बिल्कुल क्यारा वर्मा जी कह रहे हैं पल्लड़, बिल्कुल सही क्यारा जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? राजस्थान का राज्यपाल है जो किसे पद की शपथ नहीं दिलाता, ये है जो आपसे पूछा गया है। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है क्या दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, क्या राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को जो शपथ है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है? नहीं दोस्तों, ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये किसी के द्वारा दिलाई नहीं जाती, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है अनुच्छेद 178 में है जो जिसका उल्लेख किया गया है, उसके लिए कोई शपथ होती ही नहीं है। कोई शपथ नहीं होती, वो बिना शपथ के पद ग्रहण करता है, क्योंकि जो विधायक के रूप में वो शपथ लेता है वही उसकी शपथ मान्य हो जाती है। तो किसे नहीं दिलाता? विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाता। बी विकल्प है जो सही हो गया। राजस्थान विधानसभा के सदस्य को, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को राज्यपाल शपथ दिलाता है क्या दोस्तों? बिल्कुल दिलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 188। क्या कहता है 188? नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य नवनिर्वाचित होकर आए हैं, उन्हें शपथ राज्यपाल स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दिलाएगा, और वो प्रतिनिधि क्या कहलाएगा? प्रोटेम स्पीकर है जो कहलाएगा दोस्तों। राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्रियों को अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल शपथ दिलाता है दोस्तों। कौन नहीं, किसे नहीं दिलाता? विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष की कोई शपथ होती ही नहीं है दोस्तों। हाँ जी, प्रियंका जी का सही आंसर आ रहा है। दिनेश माली, क्यारा वर्मा, सभी शानदार आंसर दे रहे हो। हाँ जी, क्यारा जी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिया है क्यारा जी। प्रियंका जी ने शायद पिछले प्रश्न का आंसर दिया था। कोई बात नहीं, गलत सही है जो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति है जो प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि जब विधानसभा का विश्रांति काल हो, जब राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल हो, इसका मतलब क्या है कि जब विधानसभा सत्र में नहीं हो, जब विधानसभा का न शीतकालीन बजट सत्र चल रहा हो, न बजट सत्र चल रहा हो, न मानसून सत्र चल रहा हो, ऐसा समय जब विधानसभा सत्र में नहीं हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तत्काल कानून की जरूरत हो, तो उस समय दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल या किसी भी राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। RJ25 मस्ती, हाँ मस्ती भरे इंसान हो आप, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। हाँ, क्यारा वर्मा कह रहे हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल, क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ए विकल्प है जो सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया? ए विकल्प है जो सही हो गया। समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 161 में है, ध्यान में रखना दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी हैं? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। तो उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं मुख्य सचिव के पद तक पहुंची, यह आपसे पूछा गया है। क्या 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला या 10 महिलाएं? बताइए। देखिए दोस्तों, कौन है जो इस प्रश्न का सही आंसर बताएगा? दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आपने कभी सुना होगा कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? 2009 में बनी थी। कौन थी दोस्तों? 2009 में बनी थी कुशल सिंह। कौन थी दोस्तों? कुशल सिंह है जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। उषा शर्मा भी वर्तमान में महिला मुख्य सचिव है। ये राजस्थान की 44वीं मुख्य सचिव है। बताइए, देखिए किसका आंसर आया? कुशल सिंह। बिल्कुल कियारा वर्मा का सही आंसर प्राप्त हुआ है। तो एकमात्र प्रथम जो कुशल सिंह थी वही एकमात्र है जो उषा शर्मा से पहले महिला मुख्य सचिव थी। उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव है। यहाँ पे ए विकल्प है जो सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया? ए विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने भर्ती आयोजित करवाने वाला और भर्तियों में घोटाले पे घोटाला करने वाला, पेपर को आउट करवाने वाला कौन सा आयोग? आरपीएससी। ठीक है दोस्तों, आरपीएससी। और आरपीएससी अपना प्रतिवेदन किसे देता है, यह आपसे पूछा गया है। तो संविधान का एक अनुच्छेद याद करिए दोस्तों, 323। कौन सा? अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी जैसी संस्थाएं अपना प्रतिवेदन किसे देती हैं? राज्यपाल को देती हैं। किसे देती हैं दोस्तों? राज्यपाल को है जो सौंपती है। किसे सौंपती हैं? राज्यपाल को है जो सौंपा जाता है। बिल्कुल कियारा वर्मा जी की पॉलिटी बहुत शानदार है। आर्टिकल 323 बिल्कुल। RJ 25 मस्ती आपका भी सही आंसर है जो आ रहा है। राजस्थान के राज्यपाल को किसे देंगे? राजस्थान के राज्यपाल को। बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया दोस्तों? बी विकल्प सही हो गया। बिल्कुल जबरदस्त। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बेहतरीन सवाल पूछ दिया इस बार भी आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी क्या खुद के बारे में सवाल पूछती रहती है। पेपर किसने लिया? आरपीएससी ने लिया। तो आरपीएससी ने अपने बारे में 2-3 सवाल पूछे। चलिए देखते हैं कौन सा सही है इनके बारे में। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है क्या? नहीं दोस्तों। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथा शक्य निकटतम 1/3, निकटतम कितने? 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके होंगे। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इसमें कहा गया है कि जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग होगा यानी कि आरपीएससी होगी, उसमें कम से कम 1/3 मतलब 1/3 1/3 मतलब यदि 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं तो 3 सदस्य, 8 सदस्य हैं तो लगभग कितने हो गए? 8 सदस्य लगभग 3 सदस्य क्या लगभग है जो 3 सदस्य क्या होने चाहिए? लगभग 3 सदस्य हैं जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक का पद धारण कर चुके हो। क्या ये 1/3 का प्रावधान है? नहीं दोस्तों, इसमें कहा गया है 1/2, कम से कम आधे सदस्य हैं जो इस कंडीशन को पूरा करते हो। दोस्तों कियारा वर्मा ने सी आंसर दिया है। कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है, यह गलत हो गया है ना। कौन सा सही है? अच्छा ये पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, यह सी ही सही आंसर होगा। कल भी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हाँ जी, आर्टिकल 316 बिल्कुल सही ऑप्शन है जो कहा है कियारा जी ने, 316। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर वो उसकी जांच कर सकता है, जांच करने की शक्ति रखता है, ये सही बात है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त कर एक स्वायत्त शासी निकाय है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत प्राप्त करता है, यह भी सही बात है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यह क्या सही है क्या दोस्तों? वर्तमान संदर्भ में यह सही नहीं है। उप मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, सही नहीं है। ये सी है जो सही नहीं है, बाकी सही है, बाकी है जो सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सा संविधान है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 तो है ही पंचायती राज से संबंधित। अनुच्छेद 243 से लेकर के हाँ जी बिल्कुल, अनुच्छेद 243 तो पंचायती राज से संबंधित है ही। अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में राज्य प्रयास करेगा, प्रावधान करेगा, ये उल्लेखित है, ये भी है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में तो क्या है, एक डीपीएसपी है जिसमें कहा गया है कि राज्य कुछ दशाओं में काम शिक्षा को है जो उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। इसका संबंध है जो पंचायती राज से नहीं है। 11वीं अनुसूची तो पंचायती राज से ही संबंधित है, बिल्कुल। मस्ती डी ऑप्शन, क्यारा जी का डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन किस प्रश्न का दिया है आपने? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान की विधानसभा में कार्यों का संचालन कैसे होगा वो कौन निर्धारित करता है? विधानसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन हो गया? विधानसभा का अध्यक्ष हो गया। विकल्प नंबर ए सही हो गया। कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर ए सही हो गया। बिल्कुल, क्यारा जी ने पिछले प्रश्न का सही आंसर दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? जो राजस्थान की 15वीं विधानसभा है उसका प्रोटेम स्पीकर कौन था? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान का अनुच्छेद 188 में प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 188 क्या कहता है? अपन ने चर्चा की कि जो नवनिर्वाचित विधानसभा होगी उस विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका होगा? राज्यपाल का होगा। राज्यपाल या तो स्वयं शपथ दिलाएगा या है जो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दिलाएगा। तो जो प्रतिनिधि होगा उसे ही क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और जो 15वीं विधानसभा थी उसका प्रोटेम स्पीकर कौन था? जो अभी राज्यपाल बन गए हैं और फिर सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। कौन? गुलाब चंद कटारिया। कहां पे हैं? ए विकल्प सही हो गया, गुलाब चंद कटारिया। कौन सा सही हो गया? बिल्कुल, क्यारा जी कह रहे हैं, क्यारा वर्मा, गुलाब चंद कटारिया बिल्कुल सही है, आंसर दे रहे हो। बाकी विद्यार्थी आप भी आंसर देते रहो। आंसर सही है, गलत हो सकता है, पर आंसर देते रहो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष है जो अविश्वास प्रस्ताव है जो प्रस्तुत किया गया? राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था? आपके अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव डी गोलीकांड के समय, डी गोलीकांड के समय 1985 में प्रस्तुत किया गया था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया? निम्न में से कौन सी व्यवस्था 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा समाप्त कर दी गई? सांप्रदायिक निर्वासन, सांप्रदायिक निर्वासन प्रणाली कब से प्रारंभ हुई थी? 1909 के अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई थी। 1919 के अधिनियम के तहत इसका पहली बार विस्तार किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत
इसका है जो फिर से विस्तार किया गया, तो इसे समाप्त नहीं किया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता को तो 1919 में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रयास किया और 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता को लागू किया, इसे भी समाप्त नहीं किया। प्रांतों में द्वैत शासन, किसे समाप्त कर दिया था? प्रांतों में द्वैत शासन को कब समाप्त कर दिया? 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में जो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हुआ था, उसे 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त करके कहां पे लागू कर दिया? केंद्र में है जो लागू कर दिया। कहां पे कर दिया? केंद्र में है जो लागू कर दिया। डी के क्लासेस हब, आपका भी स्वागत है। तो यहां पे इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? सी विकल्प है जो यहाँ पे सही हो गया। क्यारा जी बिल्कुल कह रहे हैं प्रांतों में द्वैत शासन। डी के क्लासेस हब का भी सही आंसर है जो प्राप्त हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? क्या पूछा गया है? शब्द पे गौर करना, प्रयास किया गया। प्रयास किया गया दोस्तों, मैंने अभी आपके साथ चर्चा की कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी शासन पूर्णतः स्थापित किया गया। 1937 में प्रांतों में चुनाव भी होते हैं, परंतु प्रयास कब से प्रारंभ हो गए थे? 1919 के अधिनियम से यह प्रयास प्रारंभ हो गए थे। द्वैत शासन स्थापित किया गया। कुछ शक्तियां हैं जो जनता द्वारा निर्वासित मंत्रियों को भी दी गई। द्वैत शासन के तहत हस्तांतरित विषय किसे दिए गए थे? मंत्रियों को दिए गए थे, भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे जो जनता द्वारा निर्वासित होते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। तो कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे? 1919 का अधिनियम, विकल्प नंबर डी है जो सही हो जाता है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्यारा जी का सही आंसर है। गुजर बॉय का क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा। दोस्तों संविधान सभा का गठन विभाजन से पहले हो गया था। संविधान सभा का गठन है जो विभाजन से पहले ही कर दिया गया था। हाँ, जो सी आंसर जिन्होंने दिया है वह है जो आंसर के ज्यादा नजदीक है। इस प्रश्न के आंसर में सबसे ज्यादा नजदीकी आंसर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। यदि इसको पहले लेते हैं ये और फिर है जो 4 नंबर फिर भी नहीं आएगा। हाँ 4 नंबर हो गया, 1935 4 नंबर हो गया और फिर 3 नंबर हो गया। सी वाले हैं जो ज्यादा नजदीक हैं। हाँ जी, यहाँ पे अपन देखते हैं कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का सबसे पहले संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? बंबई प्रांत से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों? बंबई प्रांत से हुआ। बंबई प्रांत से वो बंबई प्रांत से वो चुनाव लड़ते हैं, परंतु बंबई प्रांत से वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद वो मुस्लिम लीग के सहयोग से पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। कहां से चुनाव लड़ते हैं? पश्चिम बंगाल से हैं जो वो चुनाव लड़ते हैं। इस बार वो जीत जाते हैं, पश्चिम बंगाल से वो जीतते हैं। पश्चिम बंगाल से वो जीतते हैं, परंतु विभाजन होता है तो जिस प्रांत से वो जीतते हैं वो पूर्वी बंगाल में चला जाता है, मतलब पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर विभाजन के बाद संविधान सभा पुनर्गठित होती है। तो राजेंद्र प्रसाद के कहने पर एम जयकर, कौन दोस्तों? पुणे की सीट थी एक, एम जयकर के कहने पे, राजेंद्र प्रसाद के कहने पे एम जयकर क्या करते हैं? स्थान नियुक्त करते हैं। कौन सा स्थान था? पुणे की सीट का था, जो किसमें आता था? बंबई प्रांत में जो आता था। वो बंबई प्रांत में कौन सा स्थान आता था? पुणे का स्थान आता था। एम जयकर स्थान को छोड़ते हैं। यहाँ पे उपचुनाव होते हैं, बी.आर. अम्बेडकर यहाँ से जीतते हैं और संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प है जो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। विभाजन के उपरांत पूछा है तो यहाँ पे आपके गलत हो गया। पश्चिम बंगाल नहीं होगा, गुजर बॉय और क्यारा वर्मा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, यहाँ पे बॉम्बे होगा। बॉम्बे क्यों होगा? कि पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ा, वहां से हार गए। फिर कहां से चुनाव लड़ा? पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा, जो हिस्सा कहां चला गया? फिर पाकिस्तान में चला गया। विभाजन में पाकिस्तान में चला गया। फिर वो संविधान सभा से बाहर हो गए। फिर संविधान सभा से जब भीमराव अम्बेडकर बाहर हो गए तो राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विचार किया कि अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति संविधान सभा से बाहर रहना
ठीक नहीं है। फिर वो एम जयकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जयकर साहब आप अपनी सीट को रिक्त करिए। वो अपनी सीट को रिक्त करते हैं, कौन सी, पूना वाली, जो कहां पे आती थी, बंबई में आती थी। यहां पे उपचुनाव होते हैं और बी आर अम्बेडकर चुनाव जीतते हैं और संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? दोस्तों, प्रारूप समिति संविधान सभा की कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारूप समिति का गठन, दोस्तों अभी यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आप सभी जानते हो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर साहब हैं जो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। यहां पे आपसे पूछा है कि कौन है जो सदस्य नहीं था। तो सदस्य याद रखने की एक ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं। सदस्य याद रखने की ट्रिक्स क्या है? अम्मी गोमुखसा खेत ले ले। क्या है? अम्मी गोमुखसा मुख सा खेत ले ले। अम्मी गोमुख सा खेत ले ले, इससे हैं जो आप सभी सदस्यों का नाम याद रख पाओगे। अम्मी मतलब बी आर अम्बेडकर हो गया, मी मतलब बी एल मित्र हो गया, गो मतलब गोपाल स्वामी अयंगर हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर हो गया, मु मतलब के एम मुंशी हो गया, क मतलब कृष्णा स्वामी अय्यर हो गया, खे मतलब डीपी खेतान हो गया। तो यहां पे दोस्तों डीपी तो एन अयंगर जी, एन जी अयंगर थे, एम सादुल्ला भी थे, के एम मुंशी भी थे। एस सी मुखर्जी नहीं थे। एस सी मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के ये क्या थे? संविधान सभा के ये क्या थे? संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? संविधान सभा के एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ये हैं जो सदस्य नहीं थे। दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला, एन जी अयंगर, ये सभी हैं जो क्या थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, डी के क्लासेज हब, क्यारा वर्मा, सभी का है जो सही आंसर आया है। एस जी मुखर्जी बिल्कुल सही, सभी का सही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब अनुच्छेद 15 में क्या है? कुछ भेदभाव पे है जो प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें से है जो कौन सा उस भेदभाव में प्रतिबंध लगाया गया, उनमें से कौन सा शब्द है जो 15(1) में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो 15(1) में क्या क्या शामिल है? 15(1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, किसी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल या मूल वंश, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। कहां पे कहा गया? अनुच्छेद 15(1) में कहा गया। यहां पे ये पूछा गया है कि कौन सा है जो शामिल नहीं है। तो धर्म शामिल है, नस्ल शामिल है, जन्म स्थान शामिल है, भाषा शामिल नहीं है। सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा शामिल विकल्प सही हो गया? सी विकल्प है जो सही हो गया। नस्ल कहो या मूल वंश कहो, एक ही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्मी लवर डी के बी आंसर दे रहे हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। दोस्तों, हिंदी जो अनुवाद किया गया है संविधान का, उसमें मूल वंश लिखा गया है, परंतु मूल वंश और नस्ल एक ही बात होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भाषा नहीं है, बाकी सभी हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन कहाँ गायब है? क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन वहां रहे हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा। अनुच्छेद 51(a)
51A का 8, 51A का 7, 51A का 4 और 51A का 9। ये है जो आपको बताना है। ये जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य में कौन सा मूल कर्तव्य किस क्रम में है ये पूछा गया। जो 11 मूल कर्तव्यों की लिस्ट है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में ऐड किया गया, वो है जो आपको यहाँ पे लिस्ट बतानी है कि वो आपस में सुमेलित किस प्रकार से हैं। ये है जो आपको बताना है। तो देखते हैं जरा दोस्तों। हाँ जी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन कहां से सम्मिलित हो जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और रक्षा और संवर्धन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन अनुच्छेद 51 6 से सम्मिलित हो गया, आपके 7 से सम्मिलित हो गया। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कहां पे है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अनुच्छेद 51 9 में हो गया आपके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कहां पे हो गया दोस्तों? अनुच्छेद 51 8 में हो गया। देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का जिम्मा यदि आपके ऊपर आए तो आप पीछे नहीं हटोगे, ये 3 से मिल गया। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? 2 के बाद कौन सा हो गया? 2 के बाद 4 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद कौन सा हो गया? 3 हो गया। इस प्रकार से यह सम्मिलित हो जाते हैं। 2 4 1 3 कहां पे हैं? 2 4 2 4 2 4 बी में है। बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो गया दोस्तों? बी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। मुझे लगा कि यह प्रश्न कठिन है, आप आंसर नहीं दे पाओगे, वो और वैसा ही हुआ, आप आंसर नहीं दे पाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वो है। दोस्तों अनुच्छेद 39 में क्या है? आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 में कुछ निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, डीपीएसपी का है जो प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 39 के अंदर क्या समान कार्य के लिए समान वेतन उल्लेखित है क्या? बिल्कुल उल्लेखित है। 39 का भी कौन सा? 39 के घ में है जो ये प्रावधान उल्लेखित किया गया है। तो ये तो है। कौन सा नहीं जुड़ा है वो अपन को देखना है। समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधनों का पर्याप्त अधिकार, क्या ये है? ये भी है, बिल्कुल है। धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण हित में, सर्वसाधारण हित के लिए केंद्रण न हो। धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण हित के लिए केंद्रण ना हो, मतलब धन और जो उत्पादन के साधन है, जो आर्थिक और भौतिक संसाधन है, वह निजी हाथों के रूप में इस तरीके से केंद्रित ना हो जाए, मतलब समाज के कुछ वर्ग के हाथ में केंद्रित नहीं हो जाए, वो समान रूप से वितरित हो। यह प्रावधान है क्या 39 में? यह भी है दोस्तों। निजी संपत्ति का विरोध, 39 निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता, तो यहां पे डी विकल्प है जो सही हो जाता है। हाँ जी, राजेश यादव जी क्या कह रहे हैं? राजेश यादव जी अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी आंसर देते रहिए, जैसे डी के क्लासेस अब आंसर दे रहे हैं, गुज्जर बॉय आंसर दे रहे हैं, आर्मी लवर बॉय आंसर दे रहे हैं, तो सभी का नाम उल्लेख किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय देता है? यह बेहतरीन सवाल है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत है जो राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत है जो विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। यहां पे यह पूछा गया है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयकों को आरक्षित रख सकता है, ये बात है। परंतु जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे गए, राष्ट्रपति से विचार हेतु आरक्षित रखे गए, उन विधेयकों पे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है जो निर्णय देगा, ये है जो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत निर्णय देता है दोस्तों? अनुच्छेद 201 के तहत है जो निर्णय देता है। कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? 201 के तहत है जो यह निर्णय दिया जाता है। आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी है जो सही हो गया।
हाँ जी, आर्मी लवर डी आंसर दे रहे हैं, डी नहीं होगा, बी आंसर है जो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को लेते हैं। क्या है 54? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद है जो नहीं दिया? कुछ प्रधानमंत्रियों के नामोल्लेख किए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किसे भी उप प्रधानमंत्री हैं जो नहीं बनाया, किसे भी उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया। क्या राजीव गांधी के समय कोई उप प्रधानमंत्री रहा था? मुझे तो नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं रहा था शायद। जवाहरलाल नेहरू के समय पटेल रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई रहे थे, मोरारजी देसाई हैं जो उप प्रधानमंत्री रहे थे। चंद्रशेखर के समय हैं जो देवीलाल जी क्या रहे थे? चंद्रशेखर के समय देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनके भी रह गए, इनके भी रह गए, इनके भी रहे, पद नहीं दिया, ये है तो यहाँ पे राजीव गांधी हैं जो सही आंसर हो जाता है। विकल्प नंबर ए है जो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में है जो आपको विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा युग्म है जो गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, एनसीपी का गठन 1999 में शरद पवार द्वारा किया गया। वर्तमान में शरद पवार की ये पार्टी थोड़ी संकटों से घिरी हुई है, न्यूज वगैरह आपने देखी होगी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी संगमा साहब की पार्टी 2013 में गठित पुस्तक है जो इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फूल पत्ती वाली पार्टी, ममता बनर्जी वाली पार्टी कब गठित हुई? 1998 में हुई, बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी कब गठित हुई? बहुजन समाज पार्टी का गठन 1985 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1985 में नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का गठन कांसीराम जी द्वारा कब किया गया? 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। किस नारे के साथ किया गया? कौन सा नारा दिया करते थे कांसीराम जी? अच्छा, वीटो पावर का प्रयोग किस आर्टिकल में होता है? वीटो पावर का प्रयोग जो राष्ट्रपति है उसके संदर्भ में अनुच्छेद 111 है। राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद कौन सा है? 111 के तहत है जो वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है। और राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 200 है। ये दो अनुच्छेद हैं जो वीटो पावर से संबंधित है ना गुज्जर बॉय? शरद पवार को हाँ, शरद पवार ने पहले तो त्याग पत्र दिया था। अब कोई नया डेवलपमेंट हुआ है तो मैंने देखा नहीं होगा न्यूज को। तो उन्होंने पहले त्याग पत्र दिया, फिर वापस स्वीकार कर लिया। अब है जो उनके भतीजे अजीत पवार है जो बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब राजनीति में कुछ न कुछ नए घटनाक्रम है जो होते रहते हैं। वीटो पावर के अनुच्छेद 111 है और 200 है, ये ध्यान में रखना गुजर बॉय। हाँ जी, डी के क्लासेस हब। तो इस प्रश्न का कौन सा युग्म गलत है? गलत तो कौन सा हो गया? डी हो गया, क्योंकि 1984 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की कांसीराम जी द्वारा स्थापित की गई। वर्तमान में मायावती जी हैं जो इसके हेड हैं। और आदर्श कथन कौन सा था? ये है जो कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा, सुमेलित करना है निम्नलिखित को। चलिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित पार्टी कहां की है? पश्चिम बंगाल की है। बीजू जनता दल नवीन पटनायक वाली पार्टी ओडिशा की है। मतलब लंबे समय से सत्ता चल रही है इनकी। इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला जी वाली पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान रामविलास पासवान वाली पार्टी बिहार की पार्टी है। तो ये इस प्रकार से सुमेलित हो गए। कैसे हो गए? 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, 2 1 4 फिर 3 2 1, इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं तो प्रश्न गलत हो गया अपना, है ना? हाँ जी, आर्मी लवर कह रहे हैं 201 है। 201 कैसे होगा? 201 तो होगा ही नहीं। 201 के तहत नहीं होगा। देखो, अनुच्छेद 200 और 200 को देखिए दोस्तों। अनुच्छेद है एक आपके 200। अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 200 हो गया। अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा
विधानसभा द्वारा यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास अनुमति हेतु भेजा जाएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनेगा, कोई भी बिल है जो एक्ट कब बनेगा, जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाएगा। और राज्यपाल अनुमति कौन से अनुच्छेद के तहत देता है, 200 के तहत देता है। जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास परमिशन हेतु आएगा तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होंगे, वो अनुमति दे देगा, वो है जो क्या करेगा, वह अनुमति प्रदान कर लेगा, वह अनुमति प्रदान कर सकता है, वह अनुमति रोक सकता है। अनुमति को रोकना मतलब उस बिल को लेकर के ठंडे बस्ते में डाल देना ही क्या है, वीटो पावर है। ठंडे बस्ते में डाल देना ही क्या है, वीटो पावर है। वो अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या फिर विधानसभा के पास पुनः विचार हेतु भेज सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, उसके पास उस विधेयक को है जो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु रख सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200 है। तो ध्यान में रखना वीटो पावर कौन से में, अनुच्छेद 200 में। तो 201 क्या कहता है, अनुच्छेद 201 क्या है, यह भी जान लो। यहाँ पे अनुच्छेद 201 क्या कहता है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास रखा गया राज्यपाल द्वारा, अनुच्छेद 200 के तहत जो विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु रखा गया, वो उस विधेयक पे राष्ट्रपति निर्णय कैसे लेगा, उस विधेयक पे राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अपनी अनुमति दे सकता है, अपनी अनुमति को वह रोक सकता है और पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। ये 3 काम है जो राष्ट्रपति कर सकता है। तो राज्यपाल के संदर्भ में वीटो पावर कौन से अनुच्छेद में है, 200 में है। यदि राज्य विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वीटो पावर करता है, तब इसका आंसर 201 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान में रखना गुजर बॉय, आगे से ये गलती मत करना। हाँ जी, अब है जो आगे बढ़ते हैं, अपन प्रश्नों को लेते हैं। आगे के प्रश्न हिस्ट्री और आपके ज्योग्राफी के हैं। तो ज्योग्राफी के जो सर हैं आपके केदार सर, वो आपके बीच में उपस्थित होंगे और हैं जो उनको प्रश्नों को हैं जो हल करवाएंगे। ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करवाने के लिए बहुत जल्द हैं जो केदार सर आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास में, क्लास को शेयर करते रहिएगा और क्लास को लाइक करते रहिएगा। हाँ जी, हाँ गुजर बॉय, मुझे लगता है कि अब आपका कंफ्यूजन है जो दूर हो गया होगा। यदि अभी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो और कोई आपके दिल में शंका है, आपके दिमाग में शंका है, तो है जो आप शंका को शेयर कर सकते हो और प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हो। तो अब मैं केदार सर को यहाँ में आमंत्रित करूंगा कि वो केदार सर आए और हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे व्यूवर्स को क्या करें, ज्योग्राफी के प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रदान करें। दोस्तों सिक्वाल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफिक एजुकेशन है, हम यहाँ बात करते हैं 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात में आपके जो है कमी हुई है, और जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से क्लास से जुड़ जाए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुजर बॉय, आर्मी लवर, राज्यपाल वीटो पावर का प्रयोग 2001 के तहत करता है गुजर बॉय डी की क्लास है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं, जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जहां तक अपन जानते हैं लिंगानुपात में यहाँ पर जो है राजस्थान में वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन बाल लिंगानुपात में जो है कमी हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर में भी जो है कमी आई है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो पहले 165 था वो वर्तमान में बढ़कर 200 हो गया है। यानी ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर गलत है। यानी ये सभी सही है और ये वाला जो कंसेप्ट है वो गलत है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बताइए। देखिए आपके सामने सुनिधि चौहान जो कि सिंगर है, और अल्पना तिवारी, अपूर्वी चंदेला जो कि राजस्थान की फेमस शूटर है, और जो अवनी लेखरा है ये भी जानते हैं पैरा ओलंपिक में इसने जो बहुत सारे जो है वो जीते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो पैरा ओलंपिक के अंदर जो महान खिलाड़ी रही अपनी अवनी लेखरा, इसे राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? निम्न में से उड़ान योजना का जो संबंध है सैनिटरी नैपकिन के वितरण से है। उड़ान योजना का जो संबंध है वो सैनिटरी नैपकिन के वितरण से है। ठीक है, तो नेचुरल के जो 10 से 45 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पड़ती है, तो वो इस उड़ान योजना का लाभ लेने की जो है वो हकदार है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। आर्मी लवर, पूजा आर्मी लवर, थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है। चलिए, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई थी, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल सही है। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। ये यहां पर गलत है कि 2025 तक प्रभावी रहेगी। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें विलुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी जो उत्तरी गोलार्ध में है? देखिए 60% आबादी जो है विश्व की आपके किस में रहती है? एशिया में रहती है, और करीब लगभग 10% आबादी आपके यूरोप में है, और इसी तरह से अफ्रीका का जो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग है, यानी कुल मिला के विश्व की 90% आबादी जो है नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और मात्र 10% जो जनसंख्या है वो जो है आपकी किस में है? वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और अफ्रीका का कुछ हिस्सा है। तो इन देशों के अंदर मतलब इन महाद्वीपों के अंदर जो है जनसंख्या कम है। उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये भर भर के आबादी लेके बैठे हुए हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों लौटते हुए मानसून से सारी दुनिया को पता है, और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सबको पता है कि लौटते हुए मानसून, जब मानसून वापस लौटता है नवंबर दिसंबर में, मानसून वापस मतलब सितंबर के अंत से भारत से मानसून लौटने लगता है। और ये नवंबर में ये जो लौटता हुआ मानसून है नवंबर माह में ये बंगाल की खाड़ी पर शिफ्ट हो जाता है, और बंगाल की खाड़ी से जब ये आर्द्रता ग्रहण कर लेता है तो तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल तट पर ये बरसात करता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कोरोमंडल जो तट है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा ना के बराबर प्राप्त करता है। ठीक है, दिशा के कारण जो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ रह जाता है, और जब वापस मानसून लौटता है तब यह वर्षा प्राप्त करता है। नर्मदा आपकी कावेरी नदी का जो ऊपरी भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, और कावेरी नदी का जो निचला भाग है तमिलनाडु में वो प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी पूर्वी यानी शीतकालीन मानसून यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। चलिए
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गेलापेगोस द्वीप, गेलापेगोस द्वीप जो इक्वेडोर के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? इक्वेडोर के पास में है। और खास बात देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी अमेरिकी देश है इक्वेडोर, तो उसके पास में है। ये प्रशांत महासागर में है। ये किसमें है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये गेलापेगोस जो द्वीप है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी प्राकृतिक यानी वन्य जीवों के और वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें भी ये शामिल है, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना है। इसी तरह आपकी बात करें कनारी द्वीप, ये अटलांटिक, इसमें अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में है और स्पेन के कंट्रोल में है। किसमें है? स्पेन के नियंत्रण में है। ठीक है। डियागो गार्सिया द्वीप बिल्कुल हिंद महासागर की राजनीति का केंद्र है। ये हिंद महासागर की राजनीति का केंद्र है, यूके के नियंत्रण में है। यूके ने इसे यूएसए को दे दिया ताकि वो ठेके पर दे रखा, ताकि वो अपने नौसेना वगैरह का जो है कंट्रोल यहां से करता है। ठीक है। न्यू साइबेरियन द्वीप बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है, रूस के नियंत्रण में है। और ये किस में है? ये आपके आर्कटिक महासागर में है। आर्कटिक महासागर में है। तो गेलापेगोस द्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर में स्थित है। कनारी द्वीप आपके अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर में स्थित है। और डियागो गार्सिया द्वीप चेगो सोकोत्रा कटक का एक हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है हिंद महासागर में। और न्यू साइबेरियन जो द्वीप है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर देख लेते हैं ना, उत्तर क्या हो जाएगा? गेलापेगोस, गेलापेगोस जो हो गया वो 2 नंबर में, और कनारी द्वीप हो गया 3 नंबर में, डियागो गार्सिया 1 नंबर में, और ये 4 नंबर में। 2 3 1 4, 2 3 1 4 देख लेते, 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवनें नहीं है? तो देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पवनों के बारे में बता देता हूँ। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और पवनें जो है पृथ्वी के ऊपर जो तापमान का असमान वितरण है उसे समान बनाने का प्रयास करती है। पवनें पृथ्वी पर ताप संतुलन, वायुदाब के संतुलन का प्रयास करती है। ताप का संतुलन और वायुदाब का संतुलन का प्रयास करती है। या पृथ्वी पर जो है पवनें जो है तापीय साम्य बनाने, वायुदाबी का साम्य बनाने का प्रयास करती है और इसलिए गतिशील होती है। अब पवनों के अपन प्रकार देखें तो पवनें जो है बेसिकली 3 मोटे प्रकार पर, पवनें जो है बेसिकली 3 मोटे प्रकार पर पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करें स्थायी पवनें, जिन्हें हम ग्रही पवनें भी कहते हैं, जिन्हें हम जो है सनातनी पवनें भी कहते हैं। ठीक है। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। दूसरी आपके सामयिक पवनें, सामयिक पवनें ये समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार, ठीक है, वायुदाब के अनुसार जो है दिशा बदलती है। और ये जो है आपके स्थानीय पवनें ये विश्व में विशिष्ट स्थानों पर, विश्व में विशिष्ट स्थानों पर स्थान विशेष की भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्पन्न होती है और वहीं पर ये प्रवाहित होती है। अब ये जो देख रहे हैं स्थायी पवनें, ये आपकी 3 हैं। कौन कौन सी है? पहली तो आपके ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है। दूसरी है आपके कौन सी? पछुआ पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। और तीसरी आपके ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। और सामयिक पवनें, इन्हें फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। एक तो जाती है आपके मानसूनी पवनें जो वर्ष में 2 बार दिशा बदलती है, गर्मियों में महासागरों से महाद्वीपों की ओर और सर्दियों में महाद्वीपों से महासागरों की ओर ये चलती है मानसूनी पवनें, यानी वर्ष में 2 बार दिशा का परिवर्तन करती है। और अपन बात करें एक और है यहाँ पर दैनिक पवनें, ये 24 घंटों में 2 बार दिशा बदलती है। इन्हें 2 भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है, आगे डिवाइड किया गया है। एक इसमें आती है कैटाबेटिक पवनें हैं, कैटाबेटिक भी विंड बोल सकते हो, पर्वत व घाटी समीर,
पर्वत व घाटी समीर, और दूसरी इसके अंदर आती है प्यारे विद्यार्थियों स्थल और समुद्र समीर। स्थल को आप तट भी लिख सकते हो, तट और समुद्र समीर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान सकते हो। अब अपना आते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो बिल्कुल मानसूनी पवने जो कौन सी है, आप समझ गए कि मानसूनी पवने जो है सामयिक पवने है, सीजनल विंड है, सीजनल विंड है। ठीक है, तो ये मानसूनी पवने वर्ष में 2 बार दिशा बदलती है। 6 महीने यानी गर्मियों में महासागरों से महाद्वीपों की ओर, और अगले 6 महीने यानी सर्दियों में महाद्वीपों से महासागरों की ओर चलती है। दैनिक पवने 24 घंटों में 2 बार दिशा बदलती है। स्थानीय पवने ये तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ठीक है, जैसे भारत में चलती है लू, अमेरिका में चलती है चिनूक, अफ्रीका के अंदर हरमट्टान, खूब सारी है। ठंडी और गर्म में इनको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, स्थानीय पवनों को गर्म पवने और ठंडी पवने। ठीक है, कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं विश्व की सारी ठंडी और गर्म पवने आपको पढ़ा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है टिकाऊ विकास के लक्ष्य SDPGS ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDPGS, सस्टेनेबल SDGS, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और ये जो है टिकाऊ विकास के लक्ष्य जो है 2015 में डिसाइड किए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि 2015 में जब डिसाइड किए गए तो 17 SDGs थे। कितने थे? 17 गोल थे इनके, 17 गोल थे, और इसे नाम दिया गया था एजेंडा 2030। ठीक है, एजेंडा 2030 में हमारे पृथ्वी ग्रह को आनंददायक बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, हमारे पृथ्वी ग्रह पर सारे लोग खुश रह सके, आनंद में रह सके, समृद्ध रूप से रह सके, उस उद्देश्य के साथ में 17 जो है गोल यानी 17 SDGs जो है डिसाइड किए गए थे। 2030 तक पृथ्वी को सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने के लिए, मजेदार बनाने के लिए ये गोल बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी समस्या ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ने 1970 से 80 मतलब 1945 से 70 से 85, इस दौरान तो दुनिया भर के देशों को, लोगों को बुलाया, आओ आओ हमारे देश में आओ आओ आओ। और अब जो है वो प्रवास नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है तो उससे समस्याएं आ रही है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेटरी जो पीपल है, जो सबसे ज्यादा प्रवासी है, वो भारतीय हैं। ठीक है, कौन है? भारतीय। तो ये कलर के आधार पर, यानी भारतीयों को रोकने के लिए, गोरों को बुलाने के लिए ये नीति उन्होंने अपनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। यार आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय के निम्नलिखित पहाड़ियों को सही क्रम से जमाएं। तो सबसे पहले आपके आती है पटकोई, सबसे पहले आती है पटकोई अरुणाचल प्रदेश में। किसमें आती है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आती है आपके कौन सी? उसके बाद आती है नागा हिल्स, वो आपकी किसमें? नागालैंड में। उसके बाद आती है बरेल, या इसमें नाम थोड़ा गलत दिया है, बरेल है ये नाम, बरेल पहाड़ियां, बरेल हिल्स। ये आपके मणिपुर में। बरेल हिल्स मणिपुर के अलावा असम में भी फैली हुई है। बरेल हिल्स का काफी हिस्सा जो है असम में भी है और मेघालय में भी है। ठीक है, और फिर लास्ट में तो आपकी मीजो या लुसाई पहाड़ियां, मीजो या लुसाई पहाड़ियां। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। मिजोरम में तो ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है, नॉर्थ से साउथ की हो रही है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो सबसे पहले है ना उत्तर से दक्षिण, तो पटकोई, नागा, बरेल, मिजो। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो अपन सभी नदियों की बात कर लेते हैं। गोमती ये निकलती है यूपी के पीलीभीत जिले से, यूपी के पीलीभीत जिले से उद्गम होता है
और पता है इस नदी के किनारे बड़े बड़े 15 शहर स्थित है। आपका लखनऊ स्थित है, यूपी की राजधानी, जौनपुर स्थित है, काफी सारे बड़े बड़े शहर इस नदी के किनारे स्थित है। और फिर ये गंगा में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। और मुख्य बात ध्यान रखिए, लखनऊ इसके किनारे है, लखनऊ इसके किनारे स्थित है। चलिए महानदी की अपन बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजधानी रायपुर के निकट सिहावा से निकलती है, सिहावा से ये नदी निकलती है और ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोदावरी की अपन बात करें तो नासिक जिले में, महाराष्ट्र में है नासिक, सबको पता है, नासिक जिला महाराष्ट्र, नासिक जिले के त्रयंबकम पहाड़ियों से, त्रयंबकम गांव से उद्गम होता है। और महाराष्ट्र, आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहती हुई ये आपके राजामुंद्री के निकट किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदियां देखिए, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपके प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा और वेनगंगा, ये इसकी सहायक नदी है। और इस पर कई सारे बड़े बड़े पोलावरम के निकट सुंदर झरनों की श्रृंखला भी बनाती है और बांध वगैरह भी बनी हुई। श्री राम परियोजना इसी नदी पर है। यमुना नदी अपन सब जानते हैं, लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बंदर पुच्छ की पहाड़ी से निकलती है और इसके किनारे आपकी देश की राजधानी दिल्ली स्थित है। और फिर ये यूपी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज फर्स्ट बार क्लास ली है। ठीक है, निमिचंद गोयल, धन्यवाद निमिचंद जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। रूपेश कुमार सी, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, सी हो गया है। चलिए सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी एक वृक्ष की प्रजाति है जो मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। मैंग्रोव वन गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं, और इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा का जो विस्तार है बंगाल और बांग्लादेश में है। ठीक है, यहां पर प्यारे विद्यार्थियों ये जो वन है मैंग्रोव वन, इन्हें वेलांचली वन भी कहते हैं, इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, यहां पर जो है आप शानदार तरीके से उनको स्टडी करते हुए, मतलब उनको शिकार करते हुए, इनको बंगाल टाइगर शिकार करते हुए भी देख सकते हैं। चलिए तो अपन अगले बात करेंगे इनकी। मैंने कई बार क्लासों में ये पढ़ा दिए सारे, और देखते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का एक अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो बिल्कुल मुंबई हाई, बसीन और आलिया बेट, ये तीनों जो है अरब सागरीय अपतटीय तेल क्षेत्र है। अरब सागरीय अपतटीय तेल क्षेत्र है। और ये तट से दूर गुजरात का तेल क्षेत्र है। ठीक है, तट से दूर गुजरात का तेल क्षेत्र है। ठीक है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, बरखान जो है पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल बरखान सबसे ज्यादा तो भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक में मिलते हैं, जोधपुर के ओशा में मिलते हैं, शेखावट क्षेत्र में खूब मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दातारामगढ़ सीकर में नहीं मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपके अवरोधी बालिका स्तूप।
कौन से बालुका स्तूप? अवरोधी बालुका स्तूप मिलते हैं। तो 1 2 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 1 2 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जुलाई से पहले आ जाता है? तो बिल्कुल 17 जुलाई, 16 या 17 जून को ठीक है आपके बांसवाड़ा से एंट्री मारता है। बांसवाड़ा से किससे? बांसवाड़ा से किसका प्रवेश? अरब सागरीय मानसून का प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये मानसून जो है 1 जुलाई से पहले पाली में आ जाता है। ठीक है, बाकी के जो है तो काफी दूर है। यहां पर तो जुलाई के मध्य में पहुंच पाता है, यहां पर जुलाई के मध्य में पहुंच पाता है। ठीक है, औसतन रूप से। वैसे इस साल तो जल्दी पहुंच गया, क्योंकि इस साल जल्दी पहुंचाने का काम किसने किया था? बिपरजॉय ने, बिपरजॉय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नदी के बारे में बात करते हैं, बात कर लेते साहब नदी के बारे में। ये कोटड़ा से इसका उद्गम होता है, बिल्कुल एक झाड़ोल तहसील में पादरला गांव से, झाड़ोल तहसील में पादरला गांव से इसका उद्गम होता है उदयपुर में। हतमती मेशरवा, हतमती मेशरवा, वेत्रक, याजम आजम भी कहते हैं, याजम आजम, कई सारी इसकी जो है सहायक नदियां हैं और 416 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से ये क्या है 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और इसके किनारे जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी स्थित है। गांधी जी का साबरमती आश्रम भी इसके किनारे स्थित है। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है? तो बिल्कुल साबरमती की यहाँ बात चल रही है। माही की अपन कई बार बात कर चुके हैं। एमपी के धार जिले के मेहत जिले से निकलती है, बांसवाड़ा के जो है खांडू या खाटू ग्राम से ये एंट्री मारती है। इस पर माही बजाज सागर बांध है और राजस्थान में उल्टा यू बनाती हुई है, फिर बांसवाड़ा से डूंगरपुर के वहां से वापस जो है गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान की ये भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण की गंगा इसे, कांटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा इसे कहा जाता है। और पश्चिमी बनास ये सिरोही जिले के नया सानवाड़ा से निकलती है और लगभग 220-30 किलोमीटर या 216 किलोमीटर के आसपास बहती हुई कच्छ के लिटिल रण में ये शामिल हो जाती है। जाखम की हम बात करें तो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की जो भावर माता की पहाड़ियां हैं, भंवर माता का मंदिर है, मंदिर के पीछे की जो पहाड़ियां हैं, एक बम्बोरी गांव है या बम्बोरा गांव है, तो वहां से जो है इस जाखम नदी का उद्गम होता है और ये जाकर जो है आपके नौटापारा के पास में डूंगरपुर में सोम नदी के अंदर मिल जाती है। और वहीं पर भी आप जानते हैं बेणेश्वर का मेला पड़ता है, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, सारी बातें किसके बारे में है? साबरमती के बारे में है। रूपेश कुमार, कियारा वर्मा, राजेश यादव, क्या बोल रहे? राजेश यादव भाई तू दे दे क्वेश्चन को आंसर, तेरा नाम ले लेगा। क्या बात हो गई राजेश जी, कियारा जी, क्या बात चल रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर अपन देखेंगे कि सालर, तेंदू, बांस, ठीक है, ऐसे वृक्ष मिलते हैं। तो ये नो डाउट उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उत्तरी डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, इन जिलों के अंदर ये पाए जाते हैं। इनके काफी से जो है अपने उत्तरी राजस्थान की अपन बात करेंगे तो अलवर यानी जो अरावली क्षेत्र है, तो अलवर वगैरह, जयपुर वगैरह पे भी इधर देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वनों की कटाई हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में ये उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र के लगभग 28% भाग पर इन वनों का विस्तार है। इन वनों का विनाश खूब हुआ है। ठीक है, सालर, तेंदू, बांस, गूलर, आम, महुआ, कई सारे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। बिल्कुल कर देते हैं कूट का चयन। गेहूं बताने की जरूरत नहीं है, गंगानगर में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला इसमें टॉप पर है। गेहूं का अनाज का कटोरा, गेहूं का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार कौन? गंगानगर। बाजरे की बिल्कुल बोया गया सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है आपके बाड़मेर है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो अलवर जिले में है।
इसी तरह बात करें चावल की, तो राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन बूंदी जिले में होता है। तो अपन कई बार पढ़ते हैं ना, मक्का खावना और मेवाड़ छोड़ कटई नहीं जावना, तो ये मक्का मेवाड़ का हिस्सा आपका भीलवाड़ा में है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्या है। एक में 3 है, तो बाजरे में 1 है, चावल में 4 है, तो मक्के में 2 है। 3 1 4 2, 3 1 4 2 है क्या? 3 1 4 2 बिल्कुल 20 का जो है राइट आंसर है। आगे की अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की, तो ये आपकी 19वीं पशुधन गणना में, 19वीं पशुधन गणना में जो है आपकी पशुधन गणना में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है? कितना परिवर्तन हुआ है बताइए प्यारे विद्यार्थियों। 1.66% की वृद्धि हुई है, 1.66% की कमी हुई है, 4.2% की वृद्धि हुई है, या 2.66 की कमी हुई है? ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है 1.66% की कमी हुई है। ठीक है, ये आपको यहां ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, पाली में जो है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, और सबसे जो कम है 1000, 2 या 3 है इसका, और सबसे कम जो है आपका जैसलमेर में है। किसमें है? जैसलमेर में है सबसे कम न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात। ठीक है, ये भी आप ध्यान दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कियारा रुपेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर 2001-2011 के दशक में, 2001-11 के दशक में दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का संयुग्म है। तो बिल्कुल गंगानगर झुंझुनू में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जैसलमेर बाड़मेर में, बाड़मेर जैसलमेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जनसंख्या वृद्धि की सर्वाधिक दर बाड़मेर जैसलमेर जिलों में है, लेकिन न्यूनतम जो वृद्धि दर गंगानगर झुंझुनू जिलों में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल देख लेते हैं। गागरोन का किला हम सब जानते हैं, झालावाड़ में ही है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। जलदुर्ग है, सब जानते हैं इसको। कपिल सरोवर बिल्कुल कोलायत झील बीकानेर, ठीक है, बीकानेर की कोलायत झील, ठीक है। और दौलत बाग बिल्कुल सुभाष उद्यान, दौलत बाग अजमेर में है। लालगढ़ किला जो है आपकी किस में है? बीकानेर में है। ये किस में है? ये बीकानेर में है, यानी इसका आंसर जो है कौन सा हो गया है? वो आपका डी हो गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है? तो बिल्कुल नहीं है, पूछा है, नहीं पूछा है ना। तो बिड़ला सीमेंट बिल्कुल, जेके सीमेंट तो शान है, आदित्य सीमेंट भी है, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड वो जो है चित्तौड़गढ़ में नहीं है, हमजापुर जो है जयपुर के आसपास है, बहरोड कोटपुतली से आगे, तो वहां पर ये स्थित है। सर शायद धौलपुर है, कियारा वर्मा में भी, हाँ शायद धौलपुर हो सकता है। ग्रामीण लिंगानुपात, हाँ चलो धौलपुर हो सकता है वो, हाँ जी। दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश जिसकी अटलांटिक तट, शाबाश, कि ये कल के क्वेश्चन है। कल मैंने कहा था कि टाइपिंग जो है वो रह गई थी, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन, कल की जो क्लास थी उसमें से कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के रह गए थे वो आज यहां पर आए हैं, तो वो मैं आज पढ़ा देता हूं। दक्षिणी अमेरिकी देश में कौन सा एकमात्र देश है? ये कल वाली क्लास के क्वेश्चन है। कल वाली क्लास में ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो टाइप होकर पेपर में यानी पीपीटी में नहीं आए थे, तो मैंने पढ़ाए नहीं थे, तो आज उनको ले रहा हूं। ये कल के क्लास के क्वेश्चन है, फिर बता देता हूं। तो कौन सा जिसकी समुद्र तटरेखाएं दोनों पाई जाती है? तो ये देखिए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये आपका कोलंबिया, ये आपका वेनेजुएला, ये गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये आपका इक्वेडोर, ये आपका ब्राजील, ये आपका पेरू, ये आपका पेरू, ठीक है। ये बोलीविया, ये चिली, ठीक है, ये पराग्वे,
और ये यूरुग्वे और ये अर्जेंटीना। देखिए ये 13 देश है। ये फ्रेंच गुयाना, ये ब्राजील, ये अर्जेंटीना, ये चिली, ये उरुग्वे भी लिख देते कई बार। ये आपका पराग्वे, ये आपका बोलीविया, ये आपका पेरू, ये इक्वेडोर थोड़ा बड़ा बन गया है, छोटा ये इतना बड़ा नहीं है। ये आपका कोलंबिया, ये आपका वेनेजुएला, सबसे ऊंचा झरना है दुनिया का वेनेजुएला में, ठीक है। ये गुयाना और ये सूरीनाम। ये सारे 13 देश हैं किसके? दक्षिण अमेरिका के। अब देखो यहां पर जो अपन पढ़ रहे हैं वो है कि ये यहां से एक देश उससे जुड़ा हुआ है, एक देश है पनामा। कौन सा देश है? पनामा। इसके इधर है अटलांटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि कौन सा देश है जो अटलांटिक और प्रशांत दोनों से बात करता है, मतलब मिलता है। तो ये देखिए, ये इस देश की सीमा ये तो जो है प्रशांत महासागर के साथ, और ये यहां पर अटलांटिक महासागर के साथ में, यानी कोलंबिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो बिल्कुल यहां पर उत्तर में है अपना कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया इसका राइट आंसर है। चलिए, नहीं बेटा ब्राजील कैसे है कियारा? देखो ब्राजील कैसे है ना? आपने मैप देखा होगा, मैप में ब्राजील तो इधर अटलांटिक महासागर के, ये इधर भी अटलांटिक महासागर है, ये इधर भी अटलांटिक महासागर है। तो ब्राजील का तो केवल अटलांटिक महासागर ही है, और आप देखें कोलंबिया में प्रशांत भी लग रहा है और अटलांटिक भी लग रहा है, ठीक है। तो कियारा अपना जो है सुधार ले, आंसर सही दें। चलिए, हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अरे बाप रे, ये आ गया। फेरल के नियम के अनुसार ग्राह्य पवने, कल के क्वेश्चन है ये बच्चों, डरे नहीं। ग्राह्य पवने सर्वाधिक विक्षेपित होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का जो विक्षेपण होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दिशा के दाईं ओर, ध्यान से सुने, पवने पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा के बाईं ओर थोड़ी सी टर्न हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और ये जो बल लग रहा है घूर्णन का, इसे कहते हैं कोरियोलिस बल। 1844 में कोरियोलिस नाम के विद्वान ने के संदर्भ में इसे कोरियोलिस फोर्स का नाम दिया गया है। ये जो कोरियोलिस फोर्स ये जो कोरियोलिस बल होता है, ये बढ़ते कोण के समानुपाती होता है, यानी कोण का मान बढ़ता है तो कोरियोलिस मान जो है बढ़ता है, फोर्स भी बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है और ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होता है। वापस सुन लीजिए, कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की जो ग्रहीय पवने हैं, सनातनी पवने हैं, ट्रेड विंड, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, इन पवनों की दिशा में थोड़ा सा टर्न आता है, थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसे कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। 1844 में इस प्रभाव का नाम वगैरह दे दिया गया था, व्याख्या कर दी गई थी। और ये बल जो है अक्षांशों के बढ़ते कोण के मान के साथ समानुपाती होता है, यानी कोण का मान बढ़ता है तो ये बल भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि भूमध्य रेखा के पास तो 0 हो गया और यहां पर जो है सर्वाधिक हो गया है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक। एनसीईआरटी की जो बुक है 11th ज्योग्राफी की, जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी, उसी के अकॉर्डिंग बेस पर बता रहा हूं जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक की अपन यहां बात कर लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, सबसे पहले तो आता है सौर कलंक, सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले धब्बे। ठीक है, सूर्य की सतह के धब्बे, इनका जो जीवन चक्र होता है वो 11 वर्ष का होता है। इनका जो जीवन चक्र होता है वो 11 वर्ष का होता है। और जब इनकी संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ने पर ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों, संख्या बढ़ने पर मौसम जो है ठंडा व आर्द्र हो जाता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौसम ठंडा व आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह संख्या घटने पर मौसम शुष्क, संख्या घटने पर मौसम शुष्क हो जाता है। मौसम क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है, उष्ण व शुष्क हो जाता है, यह ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया पहला सौर कलंक। अब दूसरा अपन बात करते हैं तो एक वर्ड आता है मिलेंकोविच दोलन। मिलेंकोविच दोलन, ये पृथ्वी की डगमगाहट या गड़गड़ाहट से संबंधित है। पृथ्वी की जो डगमगाहट है, ठीक है, उससे संबंधित है। पृथ्वी जो है एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंडों का प्रभाव पड़ता है। तो गलती से कोई तारा वारा आसपास से निकले या कुछ ऐसी गति हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो जिससे पृथ्वी के जो डगमगाहट है इसमें परिवर्तन हो, पृथ्वी की कक्षीय गति में परिवर्तन हो, ध्रुवों में परिवर्तन हो। ठीक है, तो ध्रुवों में परिवर्तन होने पर नेचुरल के जलवायु में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से प्यारे विद्यार्थियों एक पदार्थ निकलता है एरोसोल। क्या निकलता है? एरोसोल। एरोसोल जो है लंबे समय तक अगर वायुमंडल में रहता है तो ये जो है एल्बिडो की मात्रा बढ़ा देता है, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को बहुत ज्यादा मात्रा में वापस लौटा देता है। तो ये भी तापमान को घटा देता है, वायुमंडल में तापमान घटा देता है, ठंडा कर देता है। तो देखो सौर कलंक, मिलेंकोविच दोलन, ज्वालामुखी क्रियाएं और मानवीय क्रियाएं तो है ही है, मानवीय क्रियाएं तो है ही है। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिल्कुल जो है यहां पर अपन देखेंगे कि सौर धब्बे बिल्कुल सही बात है, ये भी करते हैं। अल नीनो व लानीना ये भी करते हैं। बाह्य अंतरिक्षीय घटना ये भी करते हैं। अनाच्छादन से जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है। अल नीनो लानीनो में कई बार पढ़ा चुका हूं। जो आपका दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है वहां पर एक धारा बहती है, पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा। तो यहां से जो भूमध्य रेखा की जो गर्म धारा उस पर अगर प्रतिस्थापित हो जाती है तो इस घटना को अल नीनो कहते हैं। और ये घटना 25 दिसंबर के आसपास होती है, इसलिए अल नीनो लानीनो को क्या कहा जाता है? क्राइस्ट बेबी यानी यीशु के बच्चे कहा जाता है। ये भारतीय मानसून को नहीं, ये पूरी दुनिया भर के मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। और बाह्य अंतरिक्षीय परिघटनाओं से मिलेंकोविच दोलन होता है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र बदलते हैं, पृथ्वी की डगमगाहट बदलती है, कक्षीय गति में थोड़ा बहुत बदलाव, झुकाव में बदलाव हो सकता है। तो अनाच्छादन शब्द का मैं मतलब बता देता हूं। अनाच्छादन का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर समतलीकरण। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के धरातल को उबड़ खाबड़ बनाती है और बाह्य शक्तियां पृथ्वी को समतल बनाने का प्रयास करती है। तो इस समतल बनाने का प्रयास करने वाली जो शक्ति है उसे क्या बोलते हैं? डेनुडेशन या अनाच्छादन कहते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑलमोस्ट और सारी उत्तरदायी है। तो 1, 2, 3 यानी सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सन 2021 में किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो नो डाउट दक्षिण अमेरिका की सबसे कम है।
ठीक है, इसकी 75 करोड़ है, इसकी भी लगभग 60 करोड़ है, इसकी भी लगभग 140 करोड़ है। ठीक है, इसकी भी लगभग 60 करोड़ है और इसकी 75 करोड़ है। और सबसे कम किसकी है? दक्षिणी अमेरिका की। चलिए, दक्षिणी अमेरिका में अगर ब्राजील नहीं हो तो जनसंख्या ना के बराबर हो जाएगी। ब्राजील सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या लगभग कितनी है? तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन है, जिसमें से 1.5 करोड़ जो है, 1.25 करोड़ जो है भारतीय हैं। तो ध्यान दे, सबसे ज्यादा प्रवासी कौन है? वो आपके भारतीय हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सर्वाधिक भारतीय हैं, सर्वाधिक जो है दुनिया में प्रवासी कौन से हैं? भारतीय हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रवासियों से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। तो प्रवासियों से मिलने वाला सर्वाधिक पैसा कौन से देश को मिलता है? भारत को। ये ध्यान रख लेना अगले एग्जाम के लिए। प्रवासियों से सबसे ज्यादा जो पैसा कौन से देश को फायदा मिलता है प्रवासियों के मिलने वाले पैसे का, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है, वो किसको मिलता है? वो मिलता है आपके भारत को। ठीक है, आप देख सकते हैं 2.25 करोड़ जो है भारतीय तो दुनिया भर में रहते हैं और भारत को पैसा भेजते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा कहां से जाता है? सबसे ज्यादा जो पैसा है वो जाता है कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा पूरी दुनिया में जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिमालय की चोटियों का क्रम। हिमालय की चोटियों का क्रम देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं हिमालय की चोटियों का क्रम। ये आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। ठीक है, और यहां पर अपन देखें सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या आती है? काराकोरम पहाड़ियां। क्या आती है? काराकोरम पहाड़ियां आती है। काराकोरम के बाद अपन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो फिर आती है आपके कौन सी पहाड़ियां? फिर आती है आपके जो है लद्दाख पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? लद्दाख पहाड़ियां। फिर उसके बाद में आती है लद्दाख के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, लद्दाख के बाद में आती है आपके जास्कर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जास्कर पहाड़ियां। ठीक है, और उसके बाद आती है आपका महान हिमालय। कौन सा हिमालय प्यारे विद्यार्थियों? महान हिमालय। महान हिमालय। ठीक है, और उसके बाद में आता आपका मध्य हिमालय, यानी यहां पर जो आपकी आती है ये पीर पंजाल की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? पीर पंजाल की। तो देख लेते हैं, सबके नाम देख लेते हैं। ये काराकोरम हो गया, ठीक है, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, और ये महान हिमालय हो गया, और ये आपका पीर पंजाल लघु हिमालय की पहाड़ियां हैं। वैष्णव देवी जाते हो तो जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा आप पीर पंजाल की वादियों में है। तो देख लेते क्रम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय और पीर पंजाल। और जास्कर के यहां से इस साइड में आपके कैलाश पर्वत श्रेणी है, तिब्बत श्रेणी है, कैलाश या तिब्बत। ठीक है, जहां से आपकी बड़ी बड़ी नदियां, सिंधु नदी, आपके सतलज नदी, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी, कई नदियों का यहां से उद्गम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ते, इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो बिल्कुल ए इसका राइट आंसर है, ए ही इसका राइट आंसर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। महान हिमालय है नहीं, इन दोनों के बीच में आ जाता है महान हिमालय। ठीक है, तो ध्यान दे। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची खड़े ढाल वाली चोटी है। ठीक है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय में नहीं है, हिमालय में नहीं है ये। ठीक है, राकापोसी दुनिया की सबसे ऊंची खड़े ढाल वाली स्टीप स्लोप वाली सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो बिल्कुल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सबसे पहले प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद में मेघालय पहुंचता मानसून। ठीक है, त्रिपुरा के बाद में मेघालय पहुंचता है, ये ध्यान दे। और उधर से फिर आपके कोलकाता आएगा, और अरब सागरीय मानसून जो है पहले आपके जो तिरुवनंतपुरम है, जो कोच्चि है, कोच्चि के किनारे सबसे पहले कोच्चि पहुंचता है।
ठीक है, 1 या 2 या 3 4 जून तक कोच्चि पहुंच जाता है और फिर 10-15 जून तक आपके मुंबई, फिर रांची तो काफी बाद में पहुंचता है। ये कोलकाता से आगे बढ़ता है तो फिर रांची जाता है, यानी मुंबई की तरफ जो है अरब सागरी मानसून की शाखा आएगी और ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से टकराएंगे। तो बंगाल की खाड़ी की सबसे पहली शाखा जो है जैसे भारत में एंट्री मारती है, बांग्लादेश में जाती है, फिर आपकी अगरतला त्रिपुरा की राजधानी पहुंचती है, फिर मेघालय, आप मोसिनराम चेरापूंजी नाम सुना होगा, फिर वहां से हिमालय से टकरा कर ये पूरब की पश्चिम की ओर बढ़ती है तो कोलकाता, रांची पहुंचेगी और अरब सागर वाली जो है कोच्चि से टकराएगी, दूसरी शाखा आएगी जो मुंबई होती हुई भारत में एंट्री मारेगी। अगला प्रश्न जो है यहां पर आप देखेंगे वो है आपके कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? तो कर्नाटक के कोगाडू जिले से, कर्नाटक के कोगाडू जिले से आपके कृष्ण कौन सी नदी है ना, कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी। महानदी में बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट सिहावा से निकलती है। रायपुर के निकट सिहावा में आज पहले, इससे पहले क्लास में मतलब कुछ क्वेश्चन से पहले बता चुका हूं, रायपुर के निकट सिहावा से निकलती है। कृष्णा नदी कई बार बता चुके हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये साबरी जो नदी, छोटी नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर आपके किसमें मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, महानदी रायपुर के निकट सियावा से, और कावेरी जो है कर्नाटक के कोगाडू जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। फिर कर्नाटक 2-1 किलोमीटर केरल में बहती है और बाकी तमिलनाडु में बहती है और लगभग जो है 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रंगपट्टनम, स्टेनले बांध, ये इस नदी की खास बातें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी स्क्रीन पर समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। देखो बच्चों, भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो 3 जगह पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उनमें भी आर्द्र सदाबहार वन, जहां वार्षिक वर्षा 150-200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वार्षिक तापांतर कम रहता है, औसत तापमान हमेशा उच्च रहता है, वार्षिक तापांतर कम रहता है, और वार्षिक वर्षा 150-200 से अधिक होती है। 3 बड़े क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र खासकर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, ठीक है। अरुणाचल और नागालैंड में नहीं मिलेंगे, में असम के बाद मेघालय, मेघालय से नीचे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। 3 क्षेत्र है, पहला पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इन वनों के अंदर कुछ खास बातें हैं। इन वनों की लकड़ी कठोर होती है, इसलिए वनों का व्यवसायिक महत्व तो ना के बराबर है, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से इन वनों का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। सघन वनस्पति मिलते हैं, कैनोपी, चौड़ी पत्ती के वन, छतरीनुमा वृक्ष, इतना सघन वन, छतरियां बनी होती, छतरीनुमा वृक्ष होते हैं, सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। तो जैव विविधता की दृष्टि से तो इन वनों का महत्व है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। तो कहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, 3 क्षेत्र बता चुका हूं, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और तीसरा है आपका क्या? आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर के अंदर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मानसूनी वन मिलते हैं, पतझड़ी वन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी के नीचे के राज्य हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में ये वन आपके मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2021 तक राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी थी? ठीक है, सर्वाधिक कौन से उसकी थी? पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता किसकी थी? नो डाउट राजस्थान की थी। किसकी थी? राजस्थान की थी। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके गोदारा सर करवाएंगे। आ जाइए गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही हमारे गोदारा सर का आईक्यू लेवल बड़ा जबरदस्त है। हमारी सारी टीम में चर्चा का विषय बना रहता है कि आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको जब पढ़ाएंगे उन गोदारा सर का है। चलिए गोदारा सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, जो जीके के क्वेश्चन है सर ने करवा दिया, केदार सर ने। अब आगे के जो क्वेश्चन है हम करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, आप और हम मिलके। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चनों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योग, दोस्तों ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है, अभी तक अपने क्वेश्चनों पर आ जाते हैं।
यहाँ से अपने क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों करते हैं इनके आंसर। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निर्धारक अपन को बताने हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, अपन को पता है वंशक्रम बालक के विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। और पोषण भी प्रभावित करता है बालक के विकास को। पोषण की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं। और विद्यालय में खेल भी प्रभावित करता है विकास को। और अंतरस्रावी ग्रंथियां जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सभी, मतलब सभी राइट है। प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक बताने अपन को, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। साधना जी राम राम, सभी को हेलो सर। आर के देवर डी बता रहे, शायद पिछले क्वेश्चन, हाँ इसका डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था उनकी निर्धारित अवस्था नहीं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? अपने आसपास की घटनाएं और वस्तुओं को अमूर्त रूप से या मूर्त रूप से उन्हें समझने की शक्ति है जो संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। जैसे मैंने अगर पेन का नाम लिया तो आपके माइंड में, आपके जहन में एक पेन की इमेज क्रिएट होगी। और जो ये इमेज किन घटनाओं के या किन परिस्थितियों में किस प्रकार से क्रिएट होती है और जो क्रिएट होने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसका सीधा अर्थ है बालक सीखता किस प्रकार से, अपने आसपास के वातावरण की चीजों को सोचना, समझना और सीखना किस प्रकार से करता है, वो संज्ञानात्मक विकास है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, सभी को पता है। और उनकी जो कौन कौन सी अवस्थाएं, संवेदी गामक अवस्था बिल्कुल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऐसी कोई अवस्था उन्होंने नहीं बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकार पढ़ाना चाहता है। पढ़ने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वो कौन सा नियम उपयोग में ले रहे हैं? तो पढ़ाने से पूर्व मानसिक तैयारी करना क्या कहलाती है? तत्परता का नियम कहलाता है। इसमें कौन सा नियम? ऑप्शन सी में दे रखा है। दोस्तों ये सारे के सारे नियम किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए, जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग करके ये नियम प्रतिपादित किए थे। आपके आंसर आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मितवाद की 5E उपागम में किस सोपान में शिक्षार्थियों के द्वारा सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ने पर अपने ज्ञान को अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते? 5E मॉडल में जो है अपने ज्ञान को सोपान विद्यार्थियों की सीखी गई अवधारणा को अन्य अवधारणाओं से जोड़ना, यानी एसिमिलेशन किस में होगा? तो ये इसमें हो जाएगा व्याख्या में। व्याख्या करना मतलब अन्य अवधारणाओं को इसी अवधारणा से जोड़ना 5E मॉडल में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति बढ़ाता है, जबकि दंड का संबंध शक्ति पर कुछ प्रभाव नहीं करता। ये अधिगम का कौन सा नियम है? ये संशोधित जो अधिगम का नियम है, जिसके अनुसार क्या होता है? पुनर्बलन है, जो पुनर्बलन की क्रिया है, जो अधिगम की क्रिया को प्रभावित करती है और उसे बढ़ाती है, जबकि दंड उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये संशोधित प्रभाव का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार शील के गुण जो उन कुछ शारीरिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है। जो ऑलपोर्ट ने शील के गुण के नियम दिए थे, उनके अनुसार जो शारीरिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आमतौर पर किसी व्यक्ति के वर्णन के लिए जाना जा सकता है। ये कौन सा शील का जो है वो नियम उनके द्वारा दिया गया? तो ये आधारभूत शील के जो गुणों के नियम दिए थे उसके आधार पर ये इसकी व्याख्या करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विद्या नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी आया था, तब मैंने आपको ये समझाया भी था कि प्रक्षेपी विद्या क्या होती है और अप्रक्षेपी विद्या क्या होती है। तो उसमें अपन ने व्याख्या करते हुए जाना था, प्रक्षेपी विद्या वह विद्या होती है जो आकलनकर्ता को ये पता नहीं होता है कि मेरा व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है, और उसके ऊपर जो विद्या के द्वारा व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है वो प्रक्षेपी विद्या कहलाती है। जैसे ये सब चारित्र्य विधि प्रक्षेपी विद्या है, वाक्य पूर्ति भी प्रक्षेपी है, समाज मिति नहीं है, व्यक्ति अध्ययन ये भी नहीं है। और ये सब चारित्र्य किसके द्वारा, पाइन और टेडलर के द्वारा, सॉरी ये गाल्टन के द्वारा दी गई, और ये पाइन और टेडलर के द्वारा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा लेता है और समायोजन की ये युक्ति क्या कहलाती है। जब अपने दुखद अनुभवों को अपन भूलते हैं और उनको अपने अचेतन मन में दबा लेते हैं, ये दबाने के लिए समायोजन की युक्ति है, ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये दमन कहलाती है। और प्रतिगमन में दोस्तों क्या होता है कि अपन जो है कि पीछे की तरफ जाकर के, जैसे जिसको बचकना व्यवहार कहते हैं, जैसे कि विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा रोना, बच्चे की तरह व्यवहार करना प्रतिगमन कहलाता है। और प्रक्षेपण क्या होता है, अपन अपनी कमजोरियों को किसी और के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब वो कि नाचना तो मुझे खूब आता है लेकिन यहाँ आंगन टेढ़ा है इसलिए नहीं नाच पाता हूँ। तो ये प्रक्षेपण करना, यानी अपनी कमियों को किसी और के ऊपर आरोपित करना। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के तहत अपन क्या, जैसे कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की तो मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, और तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मेरे लिए हाई लेवल की जॉब है, तो मैंने सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी की और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब अपने मार्ग को विस्थापित करना ही विस्थापन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो ये गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का 3D मॉडल दिया था उसके अनुसार आयाम और तत्व में कहाँ मिलान नहीं है वो अपन देखते हैं। तो संक्रिया में उन्होंने मूल्यांकन था बिल्कुल, संज्ञान, स्मृति और संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये संक्रिया इसका पाठ था, सही है। विषय वस्तु में संज्ञान नहीं था क्योंकि संज्ञान किसमें था, संक्रिया में था। और उत्पाद भी इसमें था, संक्रिया में था, तो ये भी नहीं है। तो इसमें कौन सा सही मिलान है, इस तरीके से केवल एक है, किसी ऑप्शन में है क्या, केवल एक, संक्रिया, मूल्यांकन 2 और 3, ये ऑप्शन ही गलत डाल दिए इसने इसमें। अच्छा कौन सा सही मिलान नहीं है, अच्छा सही मिलान नहीं है, नहीं कौन से, 2 और 3, 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 इस तरीके से सी राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोवन पारंपरिक बुद्धि परीक्षण में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को त्रुटि पकड़ लेता है और उसे संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार दोस्तों अपन को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन अपन किताबी ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन सा, त्रितंत्रीय मॉडल के अनुसार वो व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था व्यक्ति के थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों का संबंध जो देखता है, वो कौन सा हो गया, वो सृजनात्मकता की जो थीम अचानक, अच्छा अक्षय जी, हाँ हेलो सर, अक्षय मीना, अच्छा अक्षय जी हेलो। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सृजनात्मकता निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था व्यक्ति के थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। प्रदीपन है जो क्या, सृजनात्मकता की वो अवस्था है जिसे अपनी किसी भी घटना को पूर्व अनुभवों से जोड़ता है और विभिन्न जो उसका एसिमुलेशन यानी विभिन्न घटकों से उसका जुड़ाव करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रदीपन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चीज को अपने से करने और उससे अच्छे ढंग से करने तथा उसे विशिष्टता दिखाने के लिए स्वीकारात्मक इच्छा क्या कहलाती है।
किसी चीज को अपने से करने और अच्छे से करने, ये कल भी क्वेश्चन आया था। तो उसमें अपन ने क्या, उपलब्धि अभिप्रेरणा, इसका राइट आंसर है, जो किसने दिया था, डी मैक्लीफील्ड के द्वारा, मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया था, जिसमें क्या है, व्यक्ति श्रेष्ठतम करने का प्रयास करता है और उससे जो प्रयासों के द्वारा श्रेष्ठतम स्तर है उपलब्धि का प्राप्त किया जा सकता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। चलिए, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोदैहिक संतुलन पुनः स्थापित किया जाता है। अभिप्रेरणा चक्र के कौन सा घटक है, जो अभिप्रेरणा चक्र में अपन ने कल 3 घटक बताए थे, नीड, इनिशिएटिव और ड्राइव, तो इसमें से कौन सा है जो दैहिक अथवा मनोदैहिक संतुलन स्थापित करने का जो पुनः प्राप्ति करता है, तो वो कौन सा हो गया, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन है जो पुनः प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। कल अपन ने इस चक्र को देखा भी था, जिसमें नीड, इंसेंटिव और ड्राइव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के संवर्धन का कार्यक्रम नहीं है। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना, बिल्कुल विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करके प्रतिभाशाली बालकों को संवर्धित किया जाता है, तो ये सही है। विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध करना, विशेषज्ञ अध्यापक या जो समाज में विशिष्ट उपलब्धि रखने वाले लोगों के द्वारा मार्गदर्शन करवाना, ये भी सही है। उन्नत कोर्स प्रदान करना, तो प्रतिभाशाली बालकों को थोड़ा उन्नत कोर्स दिया जाता है, ये भी सही है। कॉमन कक्षा उपलब्ध करवाना ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मंद गति अधिगमकर्ता की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीक को अपनाएंगे। यानी मंद गति से सीखने वाले बालक को अपन शिक्षण करवा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड है जो उपयुक्त रहेगा। सरल शब्दों से निर्देश देना बिल्कुल सही है। श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग करना, ये भी सही है। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति करना, ये भी सही है। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करवाना, ये भी दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करवाकर दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करवाना मौखिक रूप से, अच्छा ये नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि मौखिक रूप से अमूर्त विचार लिखे हुए, तो ये नहीं होगा। अगर मौखिक रूप से अध्ययन अमूर्त विचार यहाँ नहीं होता तो ये हो जाता। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है। अभिवर्ती जन्मजात होती है, अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है, वो अपन को बताना। अभिवर्ती जन्मजात होती है, अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती है दोस्तों। एटीट्यूड जन्मजात नहीं होती है, जबकि एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता है जो जन्मजात होती है, अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती। ये कथन गलत है। अभिवर्ती संज्ञानात्मक भावनात्मक घटक होते हैं, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक नहीं होते। अभिवर्ती में सभी प्रकार के घटक होते हैं, संज्ञानात्मक और भावनात्मक, ये भी गलत है। अभिवर्ती व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, अभिवर्ती सदैव सकारात्मक भी नहीं होती है। अभिवर्ती व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती, ये सही है और ये भी गलत हो गया। तो अपन को सही देखना है या गलत, सही नहीं है देखना है। तो कौन से 1, 2 और 4 है क्या किसी ऑप्शन में, 1, 2 और 4, इसका बी राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारिता में रुचि का अनुमान लगाता है, तो ये किसके द्वारा, ये सुप्र के द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी। ये सुप्र के द्वारा जो वर्गीकृत अभिरुचि है, इसमें व्यक्त तो था ही नहीं और आविष्कारिक भी नहीं होगा और मापित भी नहीं होगा। मापित क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मापा नहीं जा रहा है, ये देख करके करना है, तो ये प्रकट इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी चैनल पे। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद।